फ्रेंड्स, आज हम फाइनल एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th का सृजन पब्लिक स्कूल का। मैंने इसकी एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब इस वाले वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, मैंने उसमें भी बताया है कि किसी और स्कूल का पेपर जो अभी हाल में ही होल्ड हुआ है, जैसे ये 24 फेब को हुआ है, तो उसके 4 बेनिफिट्स मैंने बताए थे। पहला बेनिफिट ये है कि पेपर को देख के बच्चे को आइडिया लग जाता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल की टफनेस हो सकती है। दूसरी बात, आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिवाइज हो जाएंगे। 70 मार्क का पेपर होगा, उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स, हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत सारे आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा आपका कभी कभी होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में, इस पेपर में डिस्कस हुए होंगे, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज़ आ जाएंगे। और चौथी बात यह है, क्योंकि पेपर सबके एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होते हैं, तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं कि कौन से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स आपके कम क्लियर हैं, उन पे और काम करना है। तो ओवरऑल हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है द सेट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ इसको, द सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, 4f में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके क्वांटम नंबर्स का सेट कौन सा सही हो सकता है, वो देखना है। जैसे ए पार्ट में इन्होंने दिया है n4 है, l3 है, m+1 है और s+½ है। बी में इन्होंने दिया है n = 4, l = 4, m = -4, s = -½ सी दिया है n4 l3 m4 s½ ठीक है। और डी दिया हुआ है n = 3, l = 2, m = -2, s = ½ अब देखिए, हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 4f ऑर्बिटल का मतलब है, जब अगर ये लिखा है 4f तो n बराबर 4 हो गया, और f को कैसे, l 0 1 2 3 s p d f, f का मतलब है यहाँ पे 3 है, ठीक है। l का मतलब यहाँ पे 3 हो गया, n 4 है, l = 3, ये बात हमें पक्की है। एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए कि l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। n अगर 4 है, l की वैल्यू 0 to n-1 तक होगी, तो दैट इज़ l कैन बी हैव वैल्यूज़ 0 1 2 3 तक, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, m की वैल्यू भी l पे डिपेंड करेगी, ठीक है। m क्या होता है, अगर l की वैल्यू 3 दी है तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3, दैट इज़ m = -l to 0 to +l। ये बातें आपको अगर मालूम है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, 4f ऑर्बिटल दिया है तो n की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 4, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी है, अगर 0 होता तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, क्योंकि f है तो 3, l की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब l की वैल्यू पे ही डिपेंडेंट m की वैल्यूज़ होती हैं, m -3 से लेके +3 तक होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, n 4 है, l 3 है, m की वैल्यूज़ -3 से +3 तक कहीं भी हो सकता है, +1 है, और स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात गलत नहीं है। इसको देखिए, n 4 है, l 4 नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। हमने आपको बताया है कि अगर n की वैल्यू 4 है, l की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी n-1 तक। हम इसको मजाक में ये भी कह सकते हैं कि बाप बेटे की उम्र बराबर नहीं हो सकती। ये लड़का है, l मतलब लड़का, तो इसकी उम्र फादर के बराबर नहीं हो सकती, उससे छोटा ही होना चाहिए, पर ये बराबर दिख रहा है, गलत हो गया। अब इसमें आ जाइए, n 4 है, l 3 है, m 4 नहीं हो सकता। हमने आपको बताया है l अगर 3 होगा तो m की वैल्यू -3 से +3, -l से +l तक होनी चाहिए, और यहाँ पे उससे ज़्यादा हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब डी वाले पार्ट में कह रहा है n 3 है, तो ये पहले ही गलत है, क्योंकि n तो 4 है, 4f में तो n की वैल्यू 4 है, ओके। तो ये आंसर आपको टिक करना, दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर दिया 29 इज़ विच वन। एक्चुअल में क्या है, कॉपर 29 है, तो जब इसको भरेंगे 1s 2s 2p 3s 3p
4s3d 2 2 6 2 6 2 9। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एक्सेप्शनल है। 3d 9 हो रहा है ना, तो इसमें से s में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है तो ये 3d 10 हो जाता है और 4s1। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि d में 9 तो है ही है। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा 3d 10 4s1, क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा 3d 10। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s1, ऐसे भी लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने आर्गन यहाँ तक ले लिया है, पहले जो एलिमेंट्स यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं वो आर्गन 18 होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो शुरू के भरे गए हैं वो उसको शो ना करके आर्गन के हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ तक का आर्गन मान लेते हैं, सॉरी यहाँ तक का, ठीक है। ये आर्गन के हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, बाद वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, तो ये होना चाहिए 3d 10 4s1। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये भरने का तरीका है बट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, क्योंकि कॉपर के का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d 10 हो गया तो मोर स्टेबल हो गया, इसलिए ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ इम्पॉसिबल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल कब होगा उसको हमें समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस जब होगा जब डेल्टा जी इज़ लेस देन 0। व्हेन डेल्टा जी इज़ नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ये भी नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के नेगेटिव आएगा। तो क्या कह रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल कब होगा? स्पॉन्टेनियस कब नहीं होगा? जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। इसको अगर पॉजिटिव कर दें और इसको नेगेटिव कर दें तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस फॉर प्लस, और ये भी प्लस, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो अपने आप नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ़ बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। ये सही नहीं है। बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। ये भी सही नहीं है। डेल्टा एच इज़ नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। ये भी गड़बड़ है। डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो इस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट टू बी स्पॉन्टेनियस। तो ये है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना हो तो फिर डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, ठीक है। इसको हटाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गिव्स यू CO प्लस H2O डेल्टा एच इज इक्वल टू 40 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच 40 किलो जूल्स पर मोल दिया हुआ है, तो डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स व्हाट? डेल्टा एच इसके अंदर क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि दो चीज़ें बन रही हैं। एक होती तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ले सकते थे, 1 मोल होता। हीट ऑफ कंबस्चन नहीं है क्योंकि इसको जलाया नहीं जा रहा। ऑक्सीजन में कोई चीज़ को जलाते हैं तब उसमें हीट ऑफ कंबस्चन होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के बीच में होती है, तो ये भी नहीं है। हीट ऑफ रिएक्शन है एंड दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों सही है? हीट ऑफ रिएक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड when all the reactants react completely according to the balanced chemical equation। इस balanced chemical equation के हिसाब से जब सारे reactants react करके products बना देते हैं तो कितनी heat निकल रही है या absorb हो रही है, उसी को heat of reaction कहते हैं। तो this is the right answer, ठीक है। इसको हटाता हूँ बच्चों, next question देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन बैकवर्ड जाए, इनमें से कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी? ये किस पे बेस्ड है? ली चैटिलियस प्रिंसिपल। ली चैटिलियस प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ लोग ली चैटिलियस भी कहते हैं। वो क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, मान लो N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3 है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है इसमें। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
तो अगर उसके अंदर कोई चेंज लाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू न्यूट्रलाइज द चेंज। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उधर रिएक्शन इक्विलिब्रियम भागेगा जहाँ टेम्परेचर कम हो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर भागेगा जहाँ प्रेशर कम हो। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि इस केस के अंदर इधर नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम हैं, इधर नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज़्यादा हैं। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो इसलिए ली चैटलेस प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन बैकवर्ड कब आएगा? दो कंडीशन में आ सकता है, या तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स की ओर भागेगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट्स की ओर भागेगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात, अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की ओर भागेगा, तो ये तो गलत है। द रिमूवल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, प्रोडक्ट्स हटाते रहें रेगुलरली तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट्स हटाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये भी गलत है, हमें तो बैकवर्ड लाना है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भागेगा। और चौथा क्या करें, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, तो वो भागेगा वहाँ पे जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो। बट इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उधर भाग जाएगा। तो ये सही नहीं है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों। हमने जो एग्जाम्पल लिया इसमें यहाँ पे ज़्यादा है, बट मान लो अगर हम कोई और ले लेते जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते तो फिर वो वॉल्यूम वाली बात नहीं बनती। तो ये हर हाल में बनेगी, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की ओर भागेगी, बैकवर्ड जाएगा। ये भी सबसे सुटेबल आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, हटाता हूँ बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन दैट डज नॉट अकर एट एनोड, एनोड आपको ध्यान रखना है, एनोड वहाँ है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन खो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है, देखिए ये बनता है, ये बनता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये एनोड पे ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इधर राइट में इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिख रहा है ना, राइट पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो, तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये सब एनोड हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये रिडक्शन है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। तो इसलिए जो इसने क्वेश्चन पूछा है, द रिएक्शन दैट डज नॉट अकर एट एनोड, वो डी है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और वो रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों में। तो ये रट के रखना है आपको कि एनोड वहाँ पे होगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ इस पे भी ऑक्सीडेशन, इसमें भी ऑक्सीडेशन, इसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये गेन कर रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। तो इसने पूछा है विच दैट डज नॉट अकर एट एनोड, ये एनोड पे नहीं होगा, ये कैथोड पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग विच वन इज़ अनसुटेबल फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर को सॉफ्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें डालते हैं उसके अंदर सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि वाटर हार्ड किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स। तो अब उसमें हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डालते हैं। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है सोडियम जियोलाइड भी कहलाता है, ये वाटर को सॉफ्ट करता है। कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल नहीं डालते हैं, कैल्शियम के आयंस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। फिर एन आयन एक्सचेंज रेजिन, H+ रेजिन OH- रेजिन डालते हैं, वो भी हेल्प करता है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये भी डाला जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये इसको हम कैलगन भी कहते हैं,
ठीक है, तो ये भी डाला जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग विच इज़ अनसुटेबल, यही अनसुटेबल है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये सब तो सुटेबल हैं, तो आंसर विल बी बी, तो उसी को टिक कर देता हूँ। ये सब सुटेबल हैं, ये अनसुटेबल है, तो आंसर हमें बी देना है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, द हाइड्रोक्साइड विच इज़ द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा जब कैटायन एनायन का साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब इसमें देखिए ये बेरिलियम है, ये सेकंड ग्रुप के हैं, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। सबसे छोटा बेरिलियम है और रेडियम सबसे बड़ा है, बट रेडियम तो दिया ही नहीं है, तो बेरियम वाला भी सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। जब कैटायन एनायन दोनों के साइज़ बराबर से होंगे तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन कम होगी, सॉल्युबल कम होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो इसलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अगर दोनों ही बड़े होंगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, दोनों ही छोटे होंगे कैटायन एनायन तो सॉल्युबल नहीं होगा, बट एक बड़ा हो एक छोटा हो तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और लैटिस एंथैल्पी कम होती है, वो सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन इज़ विच, तो इथाइलिन होता है, इथीन को कहते हैं, CH2, ये इथीन है। इसको ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। बैलेंस करते हैं पहले, कार्बन 2 हैं तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 हैं तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 6 हैं तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मास लेते हैं 24 एंड 4 28 ग्राम, ये हो गया। इसका 16 4 ज़ा 60, बल्कि ये हो गया 16 6 ज़ा 96, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96। ठीक है, अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है O2 कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन। 28 ग्राम के लिए 9.6 है, 96 है, तो 2.8 के लिए कितना होगा, 9.6। हम यूँ लिखेंगे 28 ग्राम C2H4 रिक्वायर्स 96 ग्राम O2, therefore 1 gram will require 96 upon 28 O2। ठीक है, therefore 2.8 ग्राम will require 96 upon 28 into 2.8, तो ये इसको काटोगे तो 1/10 हो गया, तो आंसर होगा 9.6 ग्राम ऑफ O2। तो यहाँ पे 9.6 ग्राम O2 ये है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, पहले जो भी दिया है उसको बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे, उसमें देख लेंगे कितना ऑक्सीजन लग रहा है। इतने ग्राम इथाइलिन के लिए 28 के लिए 96 ग्राम लग रहा है, तो 2.8 के लिए कितना लगेगा, 9.6, तो सी विल बी दी आंसर। ओके बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए, इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो के लिए ये आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, और जो क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड हैव ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द फॉलोइंग पेयर्स। इस पेयर में कौन ज़्यादा, किसकी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इस पेयर में किसकी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी ज़्यादा नेगेटिव, पर होती है सल्फ़र की। फ्लोरीन की होनी चाहिए थी ज़्यादा नेगेटिव, पर होती है क्लोरीन की। मैं क्यों कह रहा हूँ कि फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फ़र। ये 17th ग्रुप के हैं, ये 16th ग्रुप का है। हमें मालूम है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ छोटा होता जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ बड़ा होता है। तो हम लोग को ये लगता है कि जो छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी जो छोड़ता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। होनी चाहिए थी फ्लोरीन की ज़्यादा क्लोरीन से, बट फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है। बहुत छोटे होने की वजह से जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी कम नेगेटिव है, इसकी थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर क्लोरीन की ज़्यादा है।
ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फ़र में है, ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, तो इसमें क्या है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, और इसमें इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो नहीं होता है। तो इसकी -141 अगर किलो जूल्स है तो इसकी -200 है, तो यहाँ सल्फ़र है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र की ज़्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव क्लोरीन की है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और सल्फ़र में सल्फ़र की ज़्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की नेगेटिव है, ठीक है। ओके वे स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनके पैटर्न के क्वेश्चंस को आप और अच्छी तरह से एनसीईआरटी में देख के फाइनल कीजिए। मतलब है ये मैंने आपको कराए हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।